हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2। लास्ट एक्ट में अपने कंपनीज के टाइप्स और कंपनी के फीचर्स देखे थे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंपनी का आगे का टॉपिक। वैसे गाइस, इस चैप्टर के अंदर, अब इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक एमओए और एओए, और चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको आपको एग्जाम के पहले 100% सॉल्व करके जाना ही जाना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। उसके पहले प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर देखो, 3 पर्सन में से कोई भी 1 पर्सन प्रमोटर बन सकता है। पहली बात, प्रमोटर कौन बन सकता है? प्रमोटर वो पर्सन बन सकता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। दूसरा, जिसको कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का राइट हो, चाहे तो डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। और तीसरा, कंपनी का प्रमोटर वो बंदा बन सकता है जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बात करें सिंपल वे में, प्रमोटर पर्सन जो कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन का काम करता है, वही पर्सन क्या कहलाता है? प्रमोटर। और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन लेता है? प्रमोटर। अब एक बात बताओ, प्रमोटर क्यों नेसेसरी होता है? मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो पार्टनर अवेलेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। और जैसा कि अपन को पता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिफोर स्टार्टिंग होता है, ना कि आफ्टर स्टार्टिंग। तो अब एक डाउट आता है कि सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा कौन, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल है। तो वो पर्सन जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन का सारा कामकाज करता है, वो पर्सन क्या कहलाता है? प्रमोटर। और प्रमोटर कौन कौन बंदा बन सकता है? या तो उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा, या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का राइट होगा, या जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होते हो। ओके, डन। अब आ जाओ कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी लाइन। देखो, 4 सेक्शन आपको याद कराऊंगा। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 7। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 याद कर लो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करने के लिए 3 टाइप के, 3 कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7%, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2% और 1% कंपनी के लिए मिनिमम 1% की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरे लेक्चर्स पढ़ने के रिगार्डिंग एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये लेक्चर्स की केवल आप ऑडियो सुनिए, नोट्स आपके पास मॉड्यूल में ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले एक बार आप कंप्लीटली ऑडियो सुन लीजिए, साथ साथ में पढ़ाई करने की गलती मत करना। एक बार कंप्लीटली ऑडियो सुन लीजिए, पूरा कंपनी एक्ट 1 घंटे के अंदर खत्म हो रहा है। उसके बाद आप मॉड्यूल उठा के पढ़ के देखना, लिटरली बहुत फास्ट और बहुत जल्दी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब ध्यान से, तसल्ली से सुनो आराम से। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करने के लिए पहली स्टेप ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो कंपनी के प्रमोटर है, वो प्रमोटर एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म किसको सबमिट करेगा? आरओसी को। ऐसा आरओसी कौन होगा? जो कि उस लोकल एरिया में रजिस्टर्ड होगा। यानी कंपनी का डायरेक्ट, कंपनी का प्रमोटर जो आरओसी कंपनी के लोकल एरिया में एस्टैब्लिश है, उसको एक फॉर्म सबमिट करेगा। ऐसे फॉर्म के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई रहेगी? पहला, ऐसे फॉर्म के अंदर कंपनी का एमओए और एओए दोनों होगा। एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओ यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ऐसे एमओए और एओ के ऊपर कंपनी के सारे सब्सक्राइबर बंदे साइन करेंगे। अब एक डाउट आता है कि सर सब्सक्राइबर और प्रमोटर कौन कौन होता है? प्रमोटर तो वो होता है जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन में काम लेता है, और सब्सक्राइबर वो होते हैं जो कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन होते हैं रिक्वायर्ड? याद करो बेटा, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7%, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2% और 1% कंपनी के लिए मिनिमम 1% रिक्वायर्ड है। वो है कंपनी के सब्सक्राइबर। ओके, अब एमओए पे साइन कौन करेंगे? कंपनी के सब्सक्राइबर। अब 2 डिक्लेरेशन फॉर्म भरे जाते हैं। एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है कंपनी का प्रमोटर, और दूसरा डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है कंपनी के सब्सक्राइबर। और दोनों डिक्लेरेशन फॉर्म में सेम लाइनें लिखनी है। दोनों डिक्लेरेशन फॉर्म में प्रमोटर और सब्सक्राइबर ये चीज़ लिख के देते हैं कि जो भी जानकारी एमओए और एओए में दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, और बिना किसी हेर फेर की जानकारी दी गई है। कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्रॉडुलेंट नहीं है। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो उसके लिए वो प्रमोटर और शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। एक और चीज़, कंपनी के एड्रेस की डिटेल दी जाएगी कि कंपनी का एड्रेस क्या है। कंपनी के सब्सक्राइबर का नाम, पता, पूरी कंप्लीट डिटेल्स उसमें दी जाएगी। फिर कंपनी के जो डायरेक्टर, जो कंपनी का बनना चाह रहा है, फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि अभी अपन कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, और एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो कंपनी का डायरेक्टर तो अपॉइंट होगा ना। तो अब कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहेगा, उसका डिन नंबर, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कंपनी के डिन नंबर की कॉपी लगेगी उस फर्स्ट डायरेक्टर की। और साथ ही साथ कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है, उसकी तरफ से कंसेंट लेटर साइन होकर आएगा कि वो डायरेक्टर अपनी इच्छा से बनना चाहता है, बिना किसी फ्रेशर के। अब बताओ, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं यार? कोई डायरेक्टर अपनी इच्छा से नहीं बनना चाहेगा। इतनी फॉर्मेलिटी इसलिए की जाती है बेटा, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। करोड़ों लोगों का पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कोई ईजी टास्क नहीं है।
सेबी जो कंपनी को रजिस्टर्ड करती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रखने के बाद कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें करोड़ों लोगों का काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है और सब आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कंपनीज के ऊपर कि उनका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। तो कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है इतनी फॉर्मेलिटी, इतनी कंसर्ट लेटर लेने के बाद? क्योंकि आपको पता है कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है। तो जो बंदा फ्रॉड करेगा ना, जो बंदा गलती करेगा, वही लायबल माना जाएगा। आगे ये तो 7 डॉक्यूमेंट कंपनी के रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। फिर आगे जैसे आपने रजिस्ट्रार को कॉपी सबमिट की, रजिस्ट्रार आपको इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, यानी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा कि अब आप सर्टिफाइड हो चुके हो। और सर्टिफिकेट के लिए प्रोवाइड में कंफर्मेशन कैसे देगा? सिन नंबर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करा के कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो गई, फिर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखने, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब 2 बातें ध्यान से सुनना, बहुत तरीके से समझना। अगर जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, जो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टर्स और प्रमोटर ने दिए हैं वो डॉक्यूमेंट गलत है, फ्रॉडुलेंट है, अगर उसी वक्त पता चल जाता है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, पेनल्टी लगेगी, प्रोसीजर लगेंगे और कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन सोचो, एक बार अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रही है, अचानक से 15 साल बाद पता चलता है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था तब जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो सारे गलत थे, फ्रॉडुलेंट थे। तो अब क्या होगा? अब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, कंपनी के लिक्विडेशन की प्रोसेस लगेगी और अब कोर्ट में ऑर्डर क्या देगा? ध्यान समझना बेटा, कब लगेगा ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल? व्हेन कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द फ्रॉडुलेंट पेपर, रॉन्ग पेपर, फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बाय द प्रमोटर्स, आइदर बाय आपके कौन? सब्सक्राइबर। तो अब कोर्ट ऑर्डर क्या देगी? सबसे पहला कोर्ट ऑर्डर देगी कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, मैनेजमेंट कैंसिल करो, सारे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो क्योंकि मेंबर ने गलत किया है, कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दो, कंपनी को वाइंड अप की प्रोसेस में लगा दो और पेनल्टीज़ लगा दो। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें एक बार वापस रिवाइज कर लो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कंपनी का छोटा क्वेश्चन बना तो सेक्शन 7 नहीं बनेगा, लेकिन अगर कंपनी का एक ही क्वेश्चन बड़ा बन गया 6 नंबर का तो एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है, वो है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक बार साथ में आराम से तसल्ली से सुनना, आइस क्लोज करके। पहली बात, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। आरओसी लोकल एरिया के अंदर होगी, मेरे साथ साथ रिवाइज करना। आरओसी को जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उनके अंदर किस किस की कॉपी लगी हुई रहेगी? पहला वो एमओए, एओए, तो फिर 2 कंसेंट लेटर, फिर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, सिन नंबर मिल जाएगा और फिर वही आपका डायरेक्टर का कंसेंट लेटर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर फ्रॉडुलेंट है, पहले पता चल गया तो कैंसिल, बाद में पता चला तो कोर्ट का ऑर्डर लगेगा। कोर्ट का ऑर्डर कैसे लगेगा? मैनेजमेंट कैंसिल करो, कंपनी को बंद करो और क्या कहते हैं उसको, मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो और पेनल्टी लगा दो। चलो सर, अब अगला टॉपिक रजिस्ट्रेशन। इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, केवल नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो, इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने का क्या इफेक्ट होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है? यस, नो? यस। क्या कंपनी की मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है? यस। क्या कंपनी नेवर बी डाई होती है? यस। क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? यस। क्या कंपनी कॉमन सील के थ्रू काम करती है? यस। पर ये सारे फीचर्स उसको कब मिलेंगे? जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। क्या कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज सेल कर सकती है? यस। पर कब? जब वो रजिस्टर्ड होगी। क्लियर? आओ आगे। कैपिटल का क्लासिफिकेशन, ये आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, ध्यान रखना, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड जाएगा, सुनना ध्यान से। कैपिटल का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जिससे ज़्यादा कंपनी अब कभी मार्केट में शेयर इशू कर ही नहीं सकती। मैक्सिमम शेयर कैपिटल, और ऐसी शेयर कैपिटल रजिस्टर्ड होते वक्त ही डिसाइड हो जाती है, वो कहलाती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब अगला, ध्यान से सुनना लैंग्वेज। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ने पब्लिक को इशू कर दिया है, वो कैपिटल कहलाती है इशूड शेयर कैपिटल। दूसरा, इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने खरीद लिया है, वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसका पैसा कंपनी ने पब्लिक से मांग लिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला, वो कहलाती है कॉल्ड अप मनी। और कॉल्ड अप मनी का वो पार्ट जो कि मेंबर पेड अप कर चुके हैं, वो मनी कहलाती है पेड अप मनी। बात समझ में आई आपको? आ गया? अरे शेयर, ये टाइप याद कर लो बस, शेयर नाम तो सुना ही होगा, इक्विटी और प्रेफरेंस का सारा कंपनी के अंदर पढ़ के आ चुके हो। पर शेयर के फीचर्स देख लो, देखो, शेयर इंटरेस्ट इन द कंपनी होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, यानी बेचे खरीदे जा सकते हैं, और शेयर नंबर्स में होता है। अब इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस अपनी लैंग्वेज में सुनना। पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस का नाम से क्लियर करना, प्रेफरेंस यानी उनको प्रायोरिटी अवेलेबल होती है। 2 चीज़ों के अंदर प्रायोरिटी अवेलेबल होती है, एक तो उनको डिविडेंड पहले लेने का राइट होता है इक्विटी शेयर के मुकाबले, और एक दूसरा उनको मैच्योरिटी डेट पे रिडम्पशन के टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है।
किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इसीलिए उनको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन इनको मिलने वाला डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है कि अगर किसी साल में कंपनी को लॉस लग भी जाए तो उनका डिविडेंड अक्यूमुलेटेड होके इनको एक साथ मिलता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर की डिफाइन बिल्कुल ईजी। इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो कि प्रेफरेंस नहीं होते, इनको ना तो डिविडेंड में पहली प्रायोरिटी होती है, ना इनको मैच्योरिटी में पहली प्रायोरिटी होती है। इनको डिविडेंड कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, कंपनी के हर मैनेजमेंट में, कंपनी के हर डिसीजन में इनका पार्ट होता है। चलो साहब, आ गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको अगर बुक से पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे। ढंग से सुनना, तसल्ली से समझना। मेमोरेंडम और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अगला टॉपिक अगले 4 मिनट में ख़त्म होने वाला है। बिलीव नहीं हो तो चेक कर लेना पूरा सुनने के बाद। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहली बात, एमओए बनाने का पर्पज़ क्या होता है? एमओए बनाने का पर्पज़ ये होता है क्योंकि एमओए के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, और जो ऑब्जेक्टिव कंपनी के अंदर लिखा हुआ है ऐसा ऑब्जेक्टिव कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले तय होगा, और उस ऑब्जेक्टिव के बाहर कभी कंपनी जा ही नहीं सकती, ठीक है। और ऐसा एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ रहता है। आप किसी भी कंपनी का एमओए पढ़ सकते हो। तो जब भी कोई क्रेडिटर या शेयर होल्डर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पहले एमओए को पढ़ता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी, क्या आप उसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हो? अगर आपने उसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया तभी कंपनी लायबल मानी जाएगी, ठीक है। और जो शेयर होल्डर कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड कर रहे हैं उनको कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो बोल नहीं सकती है, तो वो अपना सारा ऑब्जेक्टिव, सारा काम करने का तरीका, सारा प्रोसेस कि शेयर होल्डर का पैसा कहाँ इन्वेस्टेड होगा, वो सारा कहाँ लिख देगी? वो कंपनी के एमओए के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये 5 क्लोज याद कर लो, रट्टा मान लो एज इट इज़। देखो, एमओए के 5 क्लोज होते हैं, लेकिन हर कंपनी अलग अलग बनाती है। कोई भी कंपनी एक टेबल से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकती, एक टेबल से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकती। पहला याद करना बेटा, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय शेयर है तो टेबल ए बनाएगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है पर उस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल बी बनाएगी। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल बी है तो वो टेबल सी बनाएगी। अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड है तो टेबल डी बनाएगी, और अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड है बट शेयर भी है तो वो टेबल ई बनाएगी। याद हो जाएगा? कर लेना एक बार। आ जाओ, मेमोरेंडम के कंटेंट क्या होंगे? ये बेटा 6 नाम याद करने हैं जो कि हाईलाइट हो रखे हैं, और कुछ नहीं पढ़ना। देखो, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम में क्या होता है? नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज। वापिस याद करना सब जने फिंगर पे। 6 क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एसोसिएशन क्लोज। अब इनको समझो फटाफट। नेम क्लोज के अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना होता है, और कंपनी का नाम कौन सा होगा, कैसे रजिस्टर्ड होगा, वो सारी बातें किसमें लिखी हुई रहती है? कंपनी के नेम क्लोज के अंदर। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के अंदर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम पता लिखा हुआ होता है, और कंपनी की कहाँ ब्रांचेस है वो सारे लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लोज, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए रजिस्टर्ड हुई है वो सारी बातें किसमें लिखी हुई रहती है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर। कंपनी के लायबिलिटी क्लोज में वही बात है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। लिमिटेड बाय गारंटी है तो विद शेयर कैपिटल है, विदाउट शेयर कैपिटल है, वो लायबिलिटी क्लोज में लिखा हुआ रहता है। कैपिटल क्लोज के अंदर वो 5 बातें, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बारे में डिटेल अवेलेबल होती है। और लास्ट, एसोसिएशन क्लोज, बेटा पढ़ के आ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, नहीं हो तो एक बार वापस रिवाइज कर लेना। एसोसिएशन क्लोज के अंदर बेटा क्या बातें लिखी हुई रहती है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती है, क्या वो उसकी एसोसिएट्स कंपनी नहीं बन जाएगी? और अगर आपने किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं, क्या आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे? बेटा यही बात है कि कंपनी होल्डिंग कब बनती है, कंपनी एसोसिएट्स कब बनती है, ये सारी बातें आपके एसोसिएट्स क्लोज के अंदर लिखी हुई होगी। आगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस देखो लगभग 1.5 पेज का है, और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस मैं आपको याद करा दूंगा। और बेटा एक चीज़, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको 3 केस स्टडी याद कराई थी, याद आ रही है थॉमस वाली, उसी तरीके से ये केस स्टडी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की रट्टा मार लेना। ये केस स्टडी का नाम एसब्यूरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, नाम याद कर लो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे लिख देना रेफर केस 2, बाकी कुछ याद नहीं करना, ये केस स्टडी याद कर लो। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को समझने के लिए एक कहानी सुनो, वो कहानी सुनना, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस याद हो जाएगा, प्रॉमिस है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मुझे एक बात बताओ, कंपनी का जो एमओए होता है
क्या एमओए के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लोज लिखा हुआ रहता है? यस। क्या कंपनी का एमओए कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले तय होता है? यस। क्या कंपनी के एमओए में कंपनी किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हुई है वो सारी बातें लिखी हुई रहती है? यस। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो या कंपनी का प्रमोटर हो या कंपनी का शेयर होल्डर हो या कंपनी का मेंबर हो या कंपनी का एम्प्लॉय हो, अगर वो मेंबर या एम्प्लॉय अपनी बियॉन्ड द पावर जाके काम करता है, मतलब वो ऐसा काम करता है जो कि कंपनी के एमओए के अंदर उसकी पावर के अंदर लिखा हुआ नहीं है, यानी बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रहा है, तो ऐसे काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। मतलब जो आपने लाइन सुनी है ना, लाइन अब तक याद की है कि कंपनी के अंदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ही वहाँ पे लगेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि अगर कंपनी के मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, प्रमोटर, एम्प्लॉय ने कोई भी ऐसा काम कर दिया है जो कि कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाके है, यानी बियॉन्ड द पावर वर्क कर दिया है, तो ऐसे काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। तो आप फटाफट से याद भी कर लो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अब इसकी थ्योरी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, चाहो तो साथ में नोट कर भी लेना। इफ एनी पर्सन रिलेटेड टू द कंपनी वर्क बियॉन्ड द पावर, वर्क बियॉन्ड द पावर, then company not responsible for this types of work, कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, उस काम के लिए उसको पर्सनली लाइबल माना जाएगा, कंपनी लाइबल नहीं होगी। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मुझे बताओ, एक डायरेक्टर था जिसको लोन लेने की पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी से लोन लेता है, 5 करोड़ का लोन ले लेता है। क्या ऐसे लोन को रीपे करने के लिए कंपनी लाइबल होगी? नहीं, कंपनी लाइबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के एमओए क्लॉज के अंदर जिस डायरेक्टर को लोन दिया गया है उस डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ नहीं था। तो जिस बंदे ने कंपनी के उस डायरेक्टर को लोन दिया है उसको पहले एमओए पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, वो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उसके पैसे चुकाने के लिए। हाँ, लेकिन उस डायरेक्टर ने वो पैसे लेके कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया, कंपनी के भले के लिए खर्च किया, और वो बात प्रूफ कर देता है, अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्लियर हुआ? तो बताना डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्यों बनाया जाता है? ये रहा सारी बातों का क्रक्स। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इसलिए बताया जाता है ताकि कंपनी का कोई भी मेंबर अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं करे, ताकि कंपनी का कोई भी मेंबर अपने मनमाने तरीके से काम नहीं करे, ताकि कंपनी के हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहे। तो बेटा, जो आप इतनी देर से रामायण पढ़ते आ रहे हो कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी के मेंबर की पावर लिमिटेड होती है, वो सारी बातें कौन बोल रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एक बार बोली पढ़ के देख लेना, जो बातें बोली है वही अंदर लिखी हुई है। आ जाओ साहब, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ के देखना। देखो, एमओए के अंदर जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है, एमओए कंपनी के एक्सटर्नल बंदों के लिए होता है, मतलब बाहर का कोई बंदा अगर कंपनी से डील करेगा तो वो कंपनी के एमओए को पढ़कर करता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर वाले बंदों के लिए होता है, यानी कंपनी के मेंबर्स वगैरह के लिए, शेयर होल्डर के लिए होता है। एमओए कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है उसके रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? एओए। यानी एओए डिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी या एक्टिविटी ऑफ द कंपनी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब देखो सेक्शन 5 एओए के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई रहेगी। पहली बात, उसका रेगुलेशन, कैसे कैसे काम को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, क्या क्या मैटर्स कंपनी की एक्टिविटी में अवेलेबल होंगे, ठीक है, कौन कौन से काम कंपनी कर सकती है, किस एडिशनल काम को करने के लिए कंपनी को स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कैसे कोई नया इंक्रीजमेंट, कोई नया प्रोविज़न आप अपने पर अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कौन सा रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजुलेशन। और जो भी आप स्पेशल रेजुलेशन पास करा रहे हो उसकी कॉपी आपको किसको देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को। सबसे मेन तो ये याद करो, 4 डिफरेंस। क्या क्या 4 डिफरेंस? कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का रिलेशन, कंपनी का अल्ट्रेशन और कंपनी का अल्ट्रा वायरस। पहला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, यानी मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करना, लेकिन एओए का ऑब्जेक्टिव होता है उस रूल्स रेगुलेशन को अचीव करना। यानी एमओए ऑब्जेक्टिव बताता है, एओए रूल्स रेगुलेशन बताता है। बी, रिलेशनशिप, एमओए आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ रिलेशन बताता है और एओए इनसाइड मेंबर। अल्ट्रेशन, एमओए में चेंजेस नहीं किया जा सकता, पर चेंजेस करोगे तो भी जो एक्ट में रूल प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एओए के अंदर चेंजेस करना पॉसिबल है, बस स्पेशल रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा। एमओए में अगर कुछ गलती करते हो तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस आता है, पढ़ के देख चुके अपन, बियॉन्ड द पावर। लेकिन एओए में कुछ गलती करोगे तो आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आ जाओ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने का मतलब भी समझना। एक चीज़, एक बात ध्यान से समझना। क्या मुझे एक बात बताओ, एक केस स्टडी ये भी याद करनी बेटा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, क्योंकि 2 ही केस स्टडी याद करनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस और एक केस स्टडी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बात समझ में आई? तो अब समझो, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहना चाहता है, बात को समझना, बात को समझना। मुझे एक बात बताओ,
क्या कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों बंदे इन्वेस्टमेंट करते हैं? मुझे एक इतनी सी बात बताओ कि अगर आज आपको कोई हिडन इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से उड़ती फुड़ती खबर आ जाए कि रिलायंस के शेयर का प्राइस जो गैस 2400 है, आज के 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वो शेयर 3000 होने वाला है, और कन्फर्म न्यूज़ है, 101% कन्फर्म न्यूज़ है, क्या मुझे बताओ अब यहाँ पे आप सारा का सारा पैसा उसमें लगा के क्या प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो? क्या ये एक तरीके का फ्रॉड है या नहीं है? क्योंकि आपको कंपनी की कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है? हिडन इन्फॉर्मेशन। तो समझना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि जो भी कंपनी का मेंबर है, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, जिसके पास कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी बाहर वाले बंदे को नहीं दे सकता, यानी कंपनी का इंटरनल पर्सन किसी बाहर वाले बंदे को अपनी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी के इंटरनल मेंबर को ये पता होता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस कब बढ़ने वाली है, कब गिरने वाली है। क्योंकि जब भी कोई नया ऑर्डर मिलेगा कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कभी कोई लॉस होने वाला होगा तो उसका पहले पता कंपनी के अंदर वाले बंदों को पता चलता है, तो वो प्राइस गिरने वाली है। पर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर के आउटसाइड पब्लिक को आउटसाइड नहीं कर सकते, ये रूल बताता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो बेटा ध्यान से, कंपनी एक पूरा खत्म हो चुका है, केवल और केवल आपका 1 घंटा 5 मिनट पे। एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ के देख लेना, फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।